नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की। गैसीय विनिमय जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, दोनों ही वर्ड इसी के हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैसीय विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों की जो इकाई है कुपिका, गोल जैसी ये स्ट्रक्चर थी, उनके अंदर होती है, एल्वियोलाई के अंदर ये होती है। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होती है? वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ जाना क्या होता है? आपकी डिफ्यूजन कहलाता है। मेजर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अपनी एल्वियोलाई है, कि भाई फेफड़ा है, फेफड़ों के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई होती है, कि फेफड़ों की अगर मैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलूँ तो क्या होती है? वो कुपिका होती है, एल्वियोलाई होती है। इस एल्वियोलाई को चारों तरफ से कौन घेरे हुए रहता है? ब्लड कैपिलरीज घेरे हुए रहती है। और हमें पता है लंग्स के अंदर ही क्या होता है भाई, जो हार्ट से क्या आती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है और वापस क्या जाती है? पल्मोनरी वेन जाती है। अब बोलोगे मैम आर्टरी और वेन, तो इसको भी समझ लो, आर्टरी क्या होता है और वेन क्या होता है। आर्टरी मतलब धमनी, शरीर की ऐसी रुधिर वाहिका है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। और शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 क्या है? कम है। बात करूँ वेन की, तो वेन क्या होता है? शिरा जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब जहाँ CO2 ज़्यादा है, क्या है? ऑक्सीजन कम है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक अपवाद है और पल्मोनरी वेन भी अपवाद है। हृदय से आने वाली पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त। ये जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, इस ब्लड के अंदर क्या है? PO2 जो है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तो है कम, और CO2 का जो लेवल है वो क्या है? ज़्यादा। भाई कोई चीज़ डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ही क्या है? ऑक्सीजन होगी कम और CO2 होगी ज़्यादा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? कम। मैंने यहाँ P वर्ड लगाया। P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। पूरा जो वातावरण का जो टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर गैस कितना वहाँ पर अपना योगदान दे रही है। जैसे टोटल में ऑक्सीजन का कितना % है, तो ये आपके क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, आंशिक दाब होगा, ठीक है। टोटल वायुमंडलीय दाब के लिए वो पर्टिकुलर गैस है, उसका कितना वो है योगदान है, उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। इतना ध्यान रख लेना आप। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। और हमें पता है कुपिका जो है, कुपिका के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई के अंदर भाई हमने इंस्पिरेशन किया है, तो हमने सांस अंदर लिए मतलब मैंने ऑक्सीजन ले ली, मतलब इस कुपिका के पास में जो ऑक्सीजन अभी आई है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, वो है ज़्यादा, और यहाँ पर क्या था? पार्शियल प्रेशर कम था। और मैंने कहा डिफ्यूजन क्या होता है? ज़्यादा से कम की तरफ। तो PO2 क्या होता है? एल्वियोलाई से कहाँ मूव कर जाता है? आपके इसके अंदर मूव कर जाता है। और CO2 है, यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ CO2 क्या है भाई? कम। भाई अभी सांस लिए ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, ठीक है। जैसे ही सांस लेंगे तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? इसके अंदर। और CO2 जो खुद लेके आया था, जो ज़्यादा थी इसके अंदर, वो कहाँ चली जाएगी? कुपिका के अंदर चली जाएगी। चली गई। चलते ही आगे किस में चेंज हो जाएगा? मतलब यहाँ पर क्या हो गया? प्योरिफिकेशन हो गया, अपने ब्लड का शुद्धिकरण हो गया। ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई वहाँ पे और CO2 कम हो गई। अब यहाँ देखो हाई ऑक्सीजन है और लो क्या है? यहाँ पे CO2 है, और इसे फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट में लेफ्ट जो है वेंट्रिकल है, उसके थ्रू पूरे बॉडी के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है? पंप कर दिया जाता है। तो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन इस तरीके से कनेक्टेड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ही प्रोसेस हमेशा चलती है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा कुछ काम होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल, मान लिया ये पर्टिकुलर, अब यहाँ से अब ये पूरा गया अपने हार्ट के पास, ये पर्टिकुलर सेल के पास चला गया। सेल में तो भाई पहले से सारे नाटक हो रखे, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ऑक्सीजन तो कम है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होती तो ये क्या कर लेती? ऑक्सीडाइज कर लेती। इसके चारों तरफ जो इसके पास ब्लड कैपिलरी आई भाई हार्ट से आ रही है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा है। सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? कम, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाएगी। आ गई।
सेल के अंदर आते ही ऑक्सीजन क्या करेगी भाई, ऑक्सीजन आ गई तो सेल क्या करेगी, अपने फूड को तोड़ने लगेगी और फूड किस में टूट जाएगा, CO2 प्लस एनर्जी में। CO2 अब यहाँ तो CO2 हो गया ज़्यादा और बाहर CO2 हो गया कम, तो ये CO2 फिर कहाँ, सेल से ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, वेन्स में चला जाएगा, जिसे फिर हार्ट में पहुँचा दिया जाएगा और हार्ट के थ्रू फिर दोबारा लंग्स में आएगा और लंग्स के थ्रू दोबारा से प्योरीफाई होकर आपके हार्ट में जाएगा। तो ये पूरा एक इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। ध्यान रखना, एल्वियोलाई में हमेशा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कैपिलरी, और एल्वियोलाई में CO2 का जो वो है, CO2 है, वो कैपिलरीज की तुलना में हमेशा ही क्या होगी, कम होगी। तो एल्वियोलाई में हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। ध्यान रखना है कि भाई गैसियस एक्सचेंज तो हो गया, ऑक्सीजन आ गई, अब ये ऑक्सीजन ब्लड में आई है, CO2 जो ब्लड में थी वो किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो रक्त में गैसीय परिवहन जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मेथड है, क्या तो वो प्लाज्मा में घुल जाए, भाई हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा होता है 55% और 45% कार्पसल्स होती है, RBC WBC प्लेटलेट, तो क्या तो वो उस प्लाज्मा के अंदर घुल जाए और जहाँ जहाँ प्लाज्मा जा रहा है उसके साथ साथ वहाँ पे सर्कुलेट हो जाए। और ये कितने परसेंट तक होता है, केवल और केवल 3% तक ही इस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। होता क्या है, जैसे ही एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ डाल दी गई है भाई, वेन में आ गई है, ब्लड के थ्रू वहाँ चली गई है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो है RBC होती है और RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, आयरन इसके अंदर होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन कि जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आएगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। और ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, अस्थायी है। ये जो बना है ना वो अस्थायी है, अगर स्थायी होता तो फिर ऑक्सीजन यहीं रुक जाती, आगे तो पहुंच ही नहीं पाती। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक क्या है, अस्थायी पदार्थ है। अब पूरे जब तक ये ब्लड कैपिलरीज में रहेगा ये किस फॉर्म में रहेगा, HbO2 में, ठीक है। ये मान लिया ये ब्लड कैपिलरीज में है, ये कोई पर्टिकुलर सेल्स है। अब इस सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम हो गई, और ये बाहर जो इसका ब्लड जो जा रहा है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जैसे ये होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना था वो क्या होगा, यहाँ पे टूटेगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन किसको दिया जाएगा, सेल को, और हीमोग्लोबिन यहाँ पर अकेले रह जाएगा, किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसे कोशिका तक और उत्तकों तक पहुंचाने का काम करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी कंपाउंड होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ना होता है वो जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजनेशन कहलाती है, नॉट ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर Fe+2 में ही है, +3 वहाँ पर नहीं हो रहा है, फेरिक अवस्था में नहीं बदल रहा है। हीमोग्लोबिन के जो आयरन है वो किस अवस्था में है, +2 में ही है। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होता तो क्या होता है भाई, +2 से +3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसका पॉजिटिविटी नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन के सेंस में वो Fe+2 में ही है, दैट्स वाई इट इज ऑक्सीजनेशन। याद रख लेना कि ऑक्सीजनेशन
ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि देखो इसमें बहुत डिटेल से है ये आगे, इसमें आगे बोर इफेक्ट आएगा, ऑक्सीजन डिसोशिएटिव कर्व आएगा, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। वो बायो के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है वहाँ पे पूछे जाते हैं। रीट में आपको ज़्यादा डिटेल में या आपके सिलेबस में नहीं है। नॉर्मल आपकी सिर्फ ये है कि तंत्र लिखा हुआ है और वो स्पेसिफाई भी नहीं कर रखा कि कौन कौन से तंत्र हैं, तो नॉर्मल जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोशिएटिव कर्व नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे बोर इफेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। ये नेक्स्ट का भी वीडियो बनेगा जो आरपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बनेगा फर्स्ट ग्रेड वालों के, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो CO2 का जो मेजरली ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। SCO3- जो बाइकार्बोनेट है उसके रूप में होता है, लगभग 70% तक होता है। क्या होता है कि भाई CO2 जो हमारी सेल्स में बनी वो वाटर के साथ कंबाइंड होती है, क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये H2CO3 भी क्या होता है भाई, अनस्टेबल होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, SCO3- और H+ में, कार्बोनेट में, और इसमें फॉर्म हो जाता है। और ये फिर कार्बोनेट क्या होता है, आगे इसको सर्कुलेट करने का काम करता है। और इसमें भी आगे फिर हम क्लोराइड शिफ्ट देखते हैं, हेल्डेन इफेक्ट देखते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% तक होती है कि हीमोग्लोबिन और CO2 बाइंड होकर क्या बनाते हैं, कार्ब हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, तो यहाँ पे लगभग 7% के समथिंग ये इसमें होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट इस तरीके से इसका हो गया। तो जो मेजर प्रोसेस थी रेस्पिरेशन की वो हमने यहाँ पर पूरी क्लियर कर ली। बात करते हैं श्वसन गुणांक की। श्वसन गुणांक क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या RQ वैल्यू जिसे हम कहते हैं। जितनी CO2 रिलीज की गई है और जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की गई है उनका जो रेशियो होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, श्वसन गुणांक RQ हम उसे कहेंगे। कि मुक्त की गई CO2 की मात्रा, कि जितनी CO2 हमने रिलीज करी है और जितनी ऑक्सीजन हमने अब्जॉर्ब की है, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज RQ होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे कि वहाँ पर अगर हमने उसकी रिएक्शन की बात की हो तो वहाँ पे हमें CO2 और H2O मिलते हैं और ऑक्सीजन कितनी यूज़ की, तो वहाँ हमने ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, वहाँ पे CO2 के कितने मिलते हैं हमें, CO2 के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, 6 CO2 मिलते हैं, और ऑक्सीजन कितने यूज़ करते हैं हम भाई, 6 करते हैं, कट करेंगे 6 बाई तो 1 हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के निकालते हैं। फैट के लिए ये होता है 0.6, प्रोटीन के लिए होता है 0.7। तो ये आप याद रखना कि किसके लिए कितना होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन से संबंधित गैसीय आयतन की। हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो वॉल्यूम्स है वो होते हैं। तो सबसे पहला जो वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम TV कहते हैं। नॉर्मली पूछा गया है क्वेश्चंस इसके बारे में। तो हर एक सांस के साथ जितना हम ग्रहण करते हैं और जितनी हम वायु को छोड़ते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो हमें टाइडल की, जितना हम वायु को ले रहे हैं हर एक सांस में और जितना छोड़ रहे हैं वो क्या है आपके TD कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा, जिसकी मात्रा होती है 500 ml के समथिंग। फिर 2 वर्ड आएंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व। रिजर्व का मतलब जो अंदर है, ठीक है, जो बच गया है, ठीक है। तो सांस लेने के बाद में भी बलपूर्वक जो हम सांस लेते हैं, नॉर्मल जो चल रहा है, और फिर हम जो अतिरिक्त जो फोर्सली हम जो अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपके क्या होगा, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसी की जैसे एक्सपिरेटरी हो जाएगा कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में भी जो हम जबरदस्ती जो बाहर छोड़ रहे हैं, बलपूर्वक जो सांस वायु की मात्रा जिसे हम बाहर छोड़ रहे हैं वो क्या होगा आपके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV आपका होगा 2500 से लेकर 3000 के ml के बीच में, और एक्सपिरेटरी होगा 1000 से 1100 ml के बीच में। फिर है रिजर्व वॉल्यूम, हमने बलपूर्वक सांस छोड़ दी, ठीक है, कि भाई हमने CO2 वैसे तो जा ही रही है, बलपूर्वक हमने फोर्सली भी क्या होगा CO2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है,
इस तरीके से। उसके बावजूद भी जो लंग्स में जो वायु उपस्थित है, कुछ मात्रा जो उसकी बच गई है, वो क्या कहलाता है, रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। वो वहाँ पे क्या है, अवशेष रह गया है, वो है 1100 से लेके 1200 ml के बीच में ये वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना है, फैट का RQ कितना है, या TD की वैल्यू कितनी होती है, IRV की वैल्यू कितनी होती है, ERV की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि डिफरेंट जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स वो यूज़ करते हैं। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हैं उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या कुछ अलग अलग एनिमल में किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे होते हैं। तो बात करें जो लोअर कैटेगरी के हैं जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इनमें तो बॉडी वॉल के थ्रू हो जाता है, शरीर की सामान्य सतह से विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा अपनी स्किन के थ्रू, एनिलिडा के जैसे अर्थवॉर्म है, ये सब क्या है, अपनी स्किन के थ्रू, अपनी त्वचा के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ऑर्थोपोड्स में रेस्पिरेशन के लिए होता है गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग्स। अगर जो ऑर्थोपोडा पानी में रह रहा है जैसे प्रोन वगैरह है तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। अगर जैसे ये मच्छर वगैरह बाकी जो है वो ट्रैकिया के थ्रू करेंगे जो लैंड पे रह रहे हैं, क्रैब वगैरह। और बुक लंग्स पाए जाते हैं आपके बिच्छू के अंदर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिच्छू किसके द्वारा श्वसन करता है, बुक लंग्स होते हैं। वहाँ पे जो इसके लंग्स हैं वो कैसे होते हैं, बुक के पन्ने जैसे होते हैं ना, उस जैसे स्ट्रक्चर रिजम्बलेंस होती है, दैट्स वाई उसे बुक लंग्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोलस्का के अंदर गिल्स के थ्रू, मोलस्का में कौन आता है, आपके सीपिया है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, ये आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में डर्मल ब्रांची पाई जाती है, डर्मल ब्रांची, या फिर या ट्यूब फिट वहाँ पे पाए जाते हैं, नाल तंत्र होता है। ठीक है, ट्यूब फिट वहाँ पे होंगे जिनके द्वारा क्या होगा, इसमें रेस्पिरेशन होगा। टैडपोल, देखो फ्रॉग है, उसकी लार्वल अवस्था कौन सी होती है, टैडपोल, जो कि पानी में रहता है। तो जब फ्रॉग है लार्वल अवस्था में रहता है, टैडपोल अवस्था में रहता है, तो वो गिल्स के द्वारा रेस्पायर करता है। और जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो लंग्स या स्किन के थ्रू क्या करता है, रेस्पायर करता है। नॉर्मली लंग्स का यूज़ करेगा, लेकिन अगर ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है उस दौरान वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, श्वसन करता है। और आगे अगर हम बात करें बर्ड्स, रेप्टिलिया, मैमल्स, इन सब में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने लंग्स के बारे में और ये सारी बातें की। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेस्पिरेशन से संबंधित जो कि रीट की दृष्टि से या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो SSC हो चाहे NTPC हो, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर ली है। और अगर एक्स्ट्रा की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं नीडेड है। ठीक है, तो वो अलग से उसका वीडियो बनेगा, तब उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना था, तो हमने इस पूरे वीडियो में रेस्पिरेशन को अच्छे से देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।